हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सेकंड पार्ट। अब देखिए, इसका पहला टॉपिक है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। रिवोकेशन मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन या विड्रॉन करना, जहां पर श्योरिटी अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी से विड्रॉन कर रहा है, रिवोक कर रहा है या कैंसिल कर रहा है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके लिए सेक्शन 130 और 131 दे रखा है। लेकिन याद रखना, और भी केसेस हो सकते हैं जिसमें श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे ये तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा 133, 134 सेक्शन आ गया, 135 आ गया, 139 आ गया, 62 आ गया और 141 आ गया, जिसको हम एग्जाम्पल के साथ कवर कर लेंगे। अब देखिए, पिछली वीडियो के एंड पार्ट को अगर आपने नहीं देखा, यानी काइंड्स ऑफ गारंटी नहीं देखा, तो पहले वो देख लेना, जिससे आपको स्पेसिफिक और कंटेनिंग गारंटी पता चल जाएगी। देखिए, स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? जनरली ए ने बी को क्या करा? गुड्स डिलीवर किया, और बी के डिफॉल्ट की गारंटी कौन दे रहा है? सी दे रहा है कि अगर बी ए को पेमेंट नहीं कर पाएगा तो सी क्या कर देगा? ए को पेमेंट कर देगा। तो सी क्या हो गया? श्योरिटी। आपको ये पता है। ए मैंने बताया था कौन होता है? क्रेडिटर होता है, जो कि गुड्स डिलीवर करता है, सप्लायर एक तरीके से, या जो एडवांस दे रहा है, लोन दे रहा है। बी क्या हो गया? प्रिंसिपल डेटर, जिसके डिफॉल्ट होने पर उसकी गारंटी सी ने दी है कि अगर ये डिफॉल्ट करता है, ये ड्यू अमाउंट पे नहीं कर पाता, तो इसकी गारंटी ये दे रहा है। देखिए, एक फिक्स अमाउंट के लिए भी गारंटी दी जा सकती है, एक पर्टिकुलर पीरियड, 1 साल 2 साल, उसकी भी दी जा सकती है। अब देखिए, स्पेसिफिक डेट तो क्या हो गया? स्पेसिफिक गारंटी क्या हो गया? सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चलते रहते हैं। अगर आपको पता है कि 1 साल के दौरान ए बी को जब भी डिलीवर करेगा, और उसके डिफॉल्ट की गारंटी सी दे देता है कि जब भी अगर गुड्स बेचे गए और बी ने अगर जब भी पेमेंट नहीं करा तो उसकी गारंटी सी दे रहा है, तो वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो गए, तो उस केस में कंटिन्यूइंग गारंटी का पार्ट आ जाता है। तो उसी के रिवोकेशन की बात कर रहा है। तो देखिए, दो तरीके से, एक तो क्या बोल रहा है? बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। यहाँ पे श्योरिटी क्या कर रहा है? एक नोटिस दे देता है, उसके बाद जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन होंगे उसमें उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन याद रखना, पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही हो चुके हैं। ए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, उसके बाद सी की लाइबिलिटी तो बनेगी ही बनेगी अगर बी डिफॉल्ट करता है। क्योंकि आपको पता है कि ए ने बी को 50,000, 60,000, 1 लाख जिसका भी माल बेचा है, और सी ने अगर पूरे अमाउंट की गारंटी दी है, तो सी को देना ही पड़ेगा अगर बी डिफॉल्ट करता है तो। उसके बाद आपको पता है कि देखिए, अगर सी ने नोटिस दे दिया तो उसके बाद के पार्ट के लिए सी लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने नोटिस दे दिया है। तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल नहीं रहेगा, लेकिन पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए तो वो लायबल रहेगा ही रहेगा। तो यही बोल रहा है, ए कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। तो इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बोल रहा है, ताकि वो क्रेडिटर को नोटिस दे देगा, उसके बाद फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल नहीं रहेगा, और उसने क्या कर दिया? अपनी लाइबिलिटी को रिवोक कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया एक तरीके से। हाउर द श्योरिटी रिमेन लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो कि पहले ही हो चुके हैं, उस पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए वो तो लायबल रहेगा ही रहेगा। देखिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या बोल रहा है? एक्स गिव्स गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ 60,000 फॉर द लोन गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय वाई टू जेड। तो आपको पता है कि वाई जेड को लोन देता है टाइम टू टाइम, जिसकी टोटल जो गारंटी है 60,000 तक की किसने दे रखी है? एक्स ने दे रखी है। तो आपको पता है कि इस केस में जो वाई है वो कौन हो गया? क्रेडिटर। देखिए, एग्जाम्पल के साथ अच्छे ढंग से समझ में आता है। तो देखिए, आपको पता है कि वाई क्रेडिटर है, जेड कौन है? प्रिंसिपल डेटर। अगर जेड जब भी डिफॉल्ट करेगा तो एक्स क्या करेगा? गारंटी दे रहा है 60,000 तक के अमाउंट की। अब देखिए, वाई ने 20,000 का लोन जेड को दे दिया था, याद रखना। तो ये पास्ट ट्रांजेक्शन हो गया। उसके बाद एक्स ने नोटिस दे दिया रिवोकेशन का। एक्स क्या बोलता है? आगे की जो भी लाइबिलिटी बनेगी उसके लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा, मैं बीएड नहीं करूंगा, मैं बॉन्ड नहीं करूंगा। एक्स इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी टू वाई फॉर एनी लोन ग्रांटेड आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ गारंटी, बट इज लाइबल टू वाई फॉर ₹20,000 ऑन डिफॉल्ट ऑफ जेड। तो बोल रहा है कि नोटिस देने के बाद उससे रिलेटेड जो भी लाइबिलिटी होगी उससे वो डिस्चार्ज हो गया, मुक्त हो गया, एक्स फ्री हो गया। लेकिन जो ये 20,000 है, इससे वो मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि उसने 60,000 तक की गारंटी दी थी, और 20,000 60,000 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो पास्ट ट्रांजेक्शन है उसके लिए लायबल होगा, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं होगा। वैसे देखिए, डेथ ऑफ श्योरिटी के केस में भी ये दे रखा है कि जब भी देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अपोजिट नहीं लिखा हो, तो उस केस में आपको पता है कि जैसे ही किसी श्योरिटी की, यानी जो भी गारंटर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए वो कहाँ से लायबल हो सकता है? ना उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अब आपको पता है कि किसी फादर, जो कि एक श्योरिटी था, गारंटर था किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसकी डेथ हो गई, तो ये थोड़ी कि उसका बेटा, सन, वो जिम्मेदार होगा। जरूरी नहीं कि वो हो। देखिए, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में अपोजिट नहीं लिखा हो, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन आ जाता है तो बात अलग है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कॉन्ट्ररी नहीं लिखा हो, तो उस केस में फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए वो लायबल नहीं होगा। लेकिन पास्ट ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए वो लायबल हो सकता है। पर आप बोलोगे सर, श्योरिटी की तो डेथ हो गई, तो पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए वो कैसे लायबल होगा? बाय उसकी एस्टेट। एस्टेट मतलब क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ज़मीनें, ठीक है, उसके जो ज्वेलरीज, ये सब कुछ हो गई, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो
तो आपको पता है कि उसकी एस्टेट में सारी वर्थ आ जाती है, सारी संपदा आ जाती है, सारी प्रॉपर्टीज ही आ जाती है, तो उससे रिकवर कर लिया जाएगा। तो क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज ए रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। जैसे ही डेथ हो गई तो रिवोक हो गया, कंटिन्यू गारंटी रिवोक हो गई एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस आफ्टर द डेथ ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी की डेथ के बाद जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा। हाउएवर द श्योरिटीज एस्टेट रिमेन लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन विच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर द डेथ ऑफ श्योरिटी। तो जितनी उसकी एस्टेट होगी उसमें से रिकवर कर लिया जाएगा। अगर नहीं हो पाता तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसकी प्रॉपर्टी ही उतनी थी, प्रॉपर्टी ही कम है, बेचने पर उतना अमाउंट रिकवर कर ही नहीं पाए, तो फिर तो छोड़ ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस केस में लायबल नहीं होगा, जो उसकी एस्टेट है, जो श्योरिटी जिसकी डेथ होगी उसकी एस्टेट लायबल रहेगी। अब देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी की बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज डिस्चार्ज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। आप देखिए बाय गिविंग नोटिस टू क्रेडिटर्स सेक्शन 130, तो यहाँ पे यही पार्ट हमने कवर किया सेम। फिर देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, बाय द डेथ ऑफ श्योरिटी सेक्शन 131, यही हमने कवर किया। फिर देखिए उसके बाद दे रखा है बाय वेरिएंस इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए जरूरी नहीं कि कंटिन्यूइंग गारंटी हो, एक स्पेसिफिक गारंटी हो सकती है। तो उसमें भी क्या होता है कि जनरली कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया जाता है बिना श्योरिटी की परमिशन के, बिना श्योरिटी की कंसेंट के। तो मैंने अलग से एक स्लाइड में या पीडीएफ में आप बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल कुछ कुछ कवर किए, आपको चाहिए तो मांग लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखिए मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट कवर किए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि CA CS की क्लास नहीं ले रहा, हमें नेट कॉमर्स के अकॉर्डिंग करना है, तो ऊपर ऊपर के पॉइंट भी काफ़ी होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल समझने हैं तो आप गूगल भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने अलग से यहाँ पे कुछ कुछ जो मुझे लगा नेसेसरी मैंने एग्जाम्पल कवर कर दिए। जैसे देखिए क्या बोला, वेरियंस। वेरियंस मतलब क्या होता है, चेंज होना, डेविएट होना। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है उससे डेविएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के फॉर्म में क्या बोल रखा है, पहले देखिए क्या बोल रहा है, एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटी कंसेंट। ये मेन लाइन है कि बिना श्योरिटी की कंसेंट के इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी एज टू ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएंस के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उससे वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सी ने ए के साथ क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 मार्च को वो 5,000 रुपये का लोन सी क्या करेगा, ए को देगा। तो आपको पता है कि सी क्रेडिटर हो गया, ए हो गया प्रिंसिपल डेटर, जिसकी जो गारंटी वो बी दे रहा है। तब जाके देखो क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, ये टर्म्स आपको पता चलती है कि सी क्रेडिटर है, ए क्या है, प्रिंसिपल डेटर, और ए अगर डिफॉल्ट करेगा तो बी गारंटी देगा। लेकिन याद रखिए ए कब डिफॉल्ट करेगा, जब देखो 1 मार्च को वो लोन देगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाएगा सी द्वारा कि 2 महीने में पेमेंट कर देना, 3 महीने में कर देना, या किस्तों में इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। अगर वो डिफॉल्ट करता है तब जाके किसकी गारंटी बनती है, बी की गारंटी बनती है, यानी बी की लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी की परमिशन के बिना ही सी ने ए को 1 जनवरी को लोन दे दिया। अब देखिए आपको पता है कि टर्म क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन क्या थी कि 1 मार्च को लोन दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही लोन दे दिया बी की कंसेंट के बिना, या बी को पता ही नहीं था। तो इस केस में बी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी सारी लाइबिलिटी से। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, सी कॉन्ट्रैक्ट टू लैंड ए ₹5,000 ऑन द 1 मार्च, 1 मार्च को लोन देगा जिसकी गारंटी बी ने दी। सी पेज ₹5,000 टू ए ऑन द 1 जनवरी, लेकिन सी ने 1 जनवरी को ही ए को लोन दे दिया। बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वेरिड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया। इन एज मच एज सी माइट स्यू ए फॉर द मनी बिफोर द 1 ऑफ द मार्च। तो आपको पता है कि इस केस में सी ए को पहले भी केस कर सकता है, यानी 1 मार्च से पहले ही केस कर सकता है, जबकि बी को तो क्या लग रहा था कि मेरी लाइबिलिटी कब होगी, 1 मार्च के बाद अराइज हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी हो गई। तो यहाँ पे बी क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको पता है कि उसमें वेरिएंस हुआ, तो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो सकता है और बोल सकता है कि मैं गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि आपने टर्म्स में चेंज कर दिया। लेकिन याद रखना, जहाँ पर बी को अगर बेनिफिट हो रहा है, या जहाँ पर जो ये पर्टिकुलर टर्म्स चेंज हुई वो इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है, इतनी ज़्यादा मैटेरियल नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और श्योरिटी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उस केस में याद रखना श्योरिटी को बेनिफिट ही होगा उस केस में, तो उस केस में वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, बट वेरिएशन विच इज़ नॉट सब्सटेंशियल और मैटेरियल और विच इज़ बेनिफिशियल टू द श्योरिटी विल नॉट डिस्चार्ज हिम ऑफ हिज लाइबिलिटी। वो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि एक पर्टिकुलर जो पर्सन है, मान के चलिए यहाँ पे बैंक क्या है, क्रेडिटर है, और एक पर्सन ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है। अब देखो जो मैं बोल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो श्योरिटी है, गारंटी दे रहा है, क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जनरली श्योरिटी क्या कर रहा है, 25,000 तक के ओवरड्राफ्ट की गारंटी दे रहा है। जो भी जनरली क्या कर रहा है, बैंक से लोन ले रहा है मान के चलिए, या ओवरड्राफ्ट लिमिट आप जानते ही हो कि आपका करंट अकाउंट होता है बिजनेस से रिलेटेड,
और उस केस में आपको पता है कि आपने सारे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट ये दे दी, उसके अकॉर्डिंग आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, 20,000 तक की ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है, तो उस केस में श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होगी वो 20 तक की रहेगी, 25 की थोड़ी रहेगी। तो उस केस में आपको पता है कि टर्म्स में चेंज हो गया, श्योरिटी क्या बोल रहा है, मैं 25,000 तक की दे रहा हूँ, लेकिन बैंक ने सामने वाले को 20,000 तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी, तो श्योरिटी की जो गारंटी का अमाउंट था वो 25 की जगह 20 का हो गया। तो एक तरीके से उसके लिए बेनिफिशियल हो गया कि अगर कोई भी पर्सन डिफॉल्ट करता है तो उसमें श्योरिटी को 25 नहीं देने पड़ेंगे, 20 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि श्योरिटी आपने टर्म्स में चेंज किया, बल्कि ये तो श्योरिटी के लिए बेनिफिशियल ही है। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है, इन MS अनिरुद्धन वर्सेस थोमियो बैंक द श्योरिटी गारंटीड ओवरड्राफ्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू द प्रिंसिपल डेटर ओनली अप टू ₹25,000। श्योरिटी ने गारंटी दी कि जो भी बैंक क्या करेगा, ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कराएगा प्रिंसिपल डेटर को, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है बैंक को ओवरड्राफ्ट का अमाउंट पे करने में, तो मैं 25,000 तक की गारंटी दे देता हूँ। लेकिन सब्सिक्वेंटली सिंस द बैंक वाज विलिंग टू प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट ओनली अप टू ₹20,000, तो बैंक सिर्फ कितना देना चाहता है उस प्रिंसिपल डेटर को, 20,000 तक की लोन फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना चाहता है। तो उस केस में जो गारंटी है वो कितनी रिड्यूस हो गई, 20,000 तक की हो गई, 25 की जगह। तो यहाँ पे बोल रहा था, प्रिंसिपल डेटर रिड्यूस द अमाउंट इन द गारंटी फॉर्म टू ₹20,000 ऑन डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। द कोर्ट हेल्ड द श्योरिटी लायबल एज द अल्टरेशन वाज बेनिफिशियल टू हिम एंड इट वाज नॉट ऑफ सब्सटेंशियल नेचर। तो कोई ज़्यादा वो मेटल नेचर का नहीं है, बल्कि एक तरीके से श्योरिटी को बेनिफिट हुआ। पहले क्या बता, उसको 25,000 देने पड़ सकते थे, लेकिन इस केस में उसको 20,000 देने ही पड़ेंगे अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो। ठीक है, अब देखिए अगला सेक्शन है, ये बोल रहा है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134। तो इसको भी मैंने कवर किया। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए सेक्शन में बोल रहा है, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज और बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर द लीगल कंसिक्वेंस ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। देखिए श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा, बोल रहा है कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो गया, या जो क्रेडिटर है उसने ऐसा काम कर लिया या ऐसी भूल कर दी जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज होगा तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है पॉइंट में शॉर्ट में, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो वैसे ही श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैंने कवर कर रखा है, अगर आपको PDF पुरानी वाली मिलती है जिसमें कुछ गलतियाँ हैं तो वो आप मुझसे ले लेना, आप देख लेना जैसे आप कवर करते हो, और आप अपनी PDF भी देखते हो, तो उसमें अगर आपको लगता है कि एग्जाम्पल में गड़बड़ है तो मुझसे PDF नहीं ले लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल में क्या होती है, जहाँ से हम कॉपी करते हैं, जहाँ से मान के चलिए कि केसेस हम लेते हैं तो वहाँ से गड़बड़ी हो जाती है। तो इसको मैंने सही कर लिया है। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट विद B फॉर ए फिक्स प्राइस टू बिल्ड ए हाउस फॉर B विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। अगर B क्या करेगा, नेसेसरी टिम्बर सप्लाई कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हो रहा है, A B के साथ क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पर देखिए ए बी को क्या बोल रहा है कि मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, एक हाउस बना दूंगा, ये मान लो कि 6 महीने में, 6 मंथ में बना लूंगा, अगर आप मुझे टिम्बर सप्लाई करते हो। यानी बी क्या करेगा, टिम्बर सप्लाई करेगा, या रखना, तब जाके ए क्या करेगा, घर बना पाएगा। तो ए एक तरीके से मान लीजिए बिल्डर है और बी का घर बना के देना है। तो यहाँ पे अगर बी क्या करता है, टिम्बर सप्लाई करेगा ए को, तब जाके ए घर बना पाएगा। और देखिए इसकी गारंटी कौन दे रहा है, सी दे रहा है। ए के परफॉर्मेंस की गारंटी, देखिए हमेशा अमाउंट की गारंटी मत सोचा कीजिए, यहाँ पे जनरली क्या है, सी किसकी गारंटी दे रहा है कि ए परफॉर्म कर लेगा, ए आपको घर बना के दे देगा। लेकिन देखिए जानबूझ के देखो बी क्या करता है, टिम्बर सप्लाई नहीं करता। जानबूझ के तो हम नहीं बोल सकते, ओमिशन, भूल गया एक तरीके से टिम्बर सप्लाई करना, तो ए अपना काम पूरा कर ही नहीं पाया टाइम पे। ए जो घर है वो 6 महीने में नहीं बना पाया, या आपको पता है कि बी ने टिम्बर सप्लाई नहीं करा और उसकी वजह से ही ए घर बना पाता, लेकिन उस वजह से ए घर नहीं बना पाया क्योंकि जो क्रेडिटर है उसने क्या कर दिया, ओमिशन कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल रहा है कि बी सप्लाइंग द नेसेसरी टिम्बर, सी गारंटीज ए परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है कि सी श्योरिटी है, गारंटर है, कि अगर ए पूरा नहीं करेगा तो उसके लिए लायबल मैं रहूँगा। लेकिन देखिए इस केस में जो क्रेडिटर है उसको भी तो अपना काम करना चाहिए था, और क्रेडिटर अपना काम करना भूल गया या ऐसा काम किया जिससे जो प्रिंसिपल डेटर है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। तो आपको पता है कि अगर बी टिम्बर देना भूल गया तो ए अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो सी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, बी ओमिट टू सप्लाई द टिम्बर। तो क्रेडिटर ने ऐसा ओमिशन कर दिया जिसकी वजह से ए क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, यानी प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिस्चार्ज हो गया, जिससे जो ये श्योरिटी है जो सी, ये भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप, जो भी उसने गारंटी दी उससे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। वैसे देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है,
ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू ग्रो ए क्रॉप ऑफ वीट ऑन एज लैंड एंड टू डिलीवर इट टू बी एट ए फिक्स रेट। तो आपको पता है कि ए यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर हो गया और बी क्या हो गया, क्रेडिटर, क्योंकि आपको पता है कि ए को काम करना है और ए के काम की जो परफॉर्मेंस की गारंटी है वो किसने दी है, सी ने दी है, ऊपर की केस की तरह ही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सी हो गया श्योरिटी, ए हो गया प्रिंसिपल डेटर। देखिए ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्रेडिटर कौन है, ये सब कुछ कौन है। आपको पता है कि ए काम करने की गारंटी दे रहा है कि ए बी को क्या बोल रहा है कि मैं आपका जो लैंड है, यानी ए का लैंड है, सॉरी ए का जो लैंड है उस पर क्या करूँगा, बी के लिए क्रॉप ग्रो करूँगा और बी को क्या कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा एक फिक्स रेट पे, ठीक है। और सी ने गारंटी दी कि ए काम परफॉर्म करेगा, लेकिन बी ने जानबूझ के देखिए क्या बोल रहा है, बी डाइवर्ट्स ए स्ट्रीम ऑफ वाटर विच इज़ नेसेसरी फॉर इरीगेशन ऑफ एज लैंड। तो ये बोल रहा है कि जो वाटर सप्लाई होता था वो जनरली बी करता था। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्रेडिटर ने जानबूझ के क्या कर दिया, ऐसा एक्ट कर दिया। तो उसने क्या करा, जो उसके लैंड में पानी सप्लाई होता था ना उसको रोटेट कर दिया इस तरफ, लेकिन उसको नहीं दिया, जिससे ए क्या कर सका, ए उस क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाया, जिससे हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाया तो डिलीवर भी नहीं कर पाया, हम बोल सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर क्रेडिटर ने ऐसा एक्ट किया है जिससे ए डिस्चार्ज हो जाए अपने काम से, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है, एंड देयर बाय प्रिवेंट हिम फ्रॉम रेजिंग द वीट, जिसके कारण ए वीट को ग्रो नहीं कर पाया, तो सी इज़ नो लॉन्गर लाइबल फॉर हिज गारंटी। तो सी लाइबल होगा ही नहीं क्योंकि प्रिंसिपल डेटर भी डिस्चार्ज हो गया। तो यही पार्ट आपको दे रखा है। फिर देखिए आपको बोल रखा है इस केस में, when creditor compounds with the principal debtor by giving time to or agrees not to sue principal debtor। देखिए यहाँ पे बोल रहे जब क्रेडिटर क्या करता है, कंपाउंड मतलब क्या करता है, एक तरीके से कंपनसेट करता है प्रिंसिपल डेटर के साथ टाइम को, कि हाँ मैं आपको 1 साल का टाइम और दे देता हूँ, 15 महीने का टाइम और दे देता हूँ, 3 महीने का टाइम और दे देता हूँ। तो आपको पता है कि क्रेडिटर कंपनसेट करता है। जैसे मान के चलिए ए ने बी को क्या करा, लोन दिया और उसकी गारंटी सी दे रहा है। अब देखिए सी की कंसेंट के बिना आपको पता है कि अगर देखिए 3 महीने में बी अगर लोन का पेमेंट नहीं करता तो जनरली ए क्या करेगा, सी से मांगेगा। लेकिन ए क्या करता है, बी को 2 महीने का और वक्त दे देता है बिना सी की कंसेंट से, 5 महीने का। तो उस केस में सी क्या अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद द प्रिंसिपल डेटर। तो आपको पता है कि जो ये ए क्रेडिटर है वो बी के साथ क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, या तो टाइम को लेकर या एग्री नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर। आपको पता है 3 महीने का टाइम हो गया, उसके बाद ए बी पर केस भी कर सकता है, लेकिन बी ने उसके सामने क्या कर दी, प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी कि आप मुझ पर केस मत कीजिए। तो यहाँ पर ए केस नहीं करता, तो उस केस में सी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि सी की कंसेंट नहीं ली गई है। और एग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, तो इसका मतलब क्रेडिटर और डेटर के बीच में हुआ है, यहाँ पे सी की सहमति नहीं ली गई है, ऐसे मान के चलिए। तो ये सेक्शन 135 हो गया। फिर देखिए क्या बोल रहा है, बाई क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। तो देखिए आपने जैसे ऊपर कवर किया सेम उसी तरीके से यहाँ पे 139 में भी दे रखा है कि क्रेडिटर के एक्ट के थ्रू या उसकी भूल के थ्रू एक तरीके से श्योरिटी की जो इवेंचुअल रेमेडी है वो वीकेंड हो जाती है, यानी श्योरिटी ने जो गारंटी दी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। ये बोल रहा है डिसेबल हो जाती है, ऐसे मान लीजिए, डिस्ट्रॉय मत बोलिए, डिसेबल हो जाती है, वीकेंड हो जाती है। एक बार एग्जांपल के थ्रू कवर करा देता हूँ। तो देखिए इसमें जनरली क्या बोल रहा है, इफ़ ए क्रेडिटर डज एनी एक्ट विच इज़ इनकन्सिस्टेंट। देखिए क्या बोल रहा है, इनकन्सिस्टेंट एक्ट करता है अगर क्रेडिटर विद द राइट ऑफ द श्योरिटी और ओमिट्स टू डू एन एक्ट विच इज़ हिज ड्यूटी टू श्योरिटी रिक्वायर्ड हिम टू डू। ठीक है, तो देखो श्योरिटी को लग रहा है कि जो क्रेडिटर है वो अपना एक्ट करेगा बिल्कुल, तो वो इनकन्सिस्टेंट एक्ट कर रहा है या ओमिट करता है किसी पर्टिकुलर एक्ट को करने में, एंड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज देयर बाय इम्पेयर्ड। तो वो वीकेंड हो जाती है, वो डिसेबल्ड हो जाती है जो इवेंचुअल रेमेडी श्योरिटी के पास है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल फॉर्म में क्या बोल रखा है कि एक बी नाम का पर्सन है, वो सी के लिए शिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए शिप, ऐसे बोल रखा है। तो बी सी के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे याद रखना कि बी यहाँ पे एक प्रिंसिपल डेटर है, क्यों, क्योंकि इसके काम की जो गारंटी है वो ए दे रहा है। क्या दे रहा है, ए, तो ए श्योरिटी हो गया, याद रखना। ऊपर की तरह केस है जैसे अभी मैंने आपको बताया 135 में आपने कवर किया था ना समथिंग, या 134 में, हाँ 134 में कवर किया था, तो उसी टाइप के हैं। तो देखिए आपको पता है कि सी यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में क्रेडिटर हो गया। यहाँ पे देखिए आप मान के चलिए कि बी एक तरीके से बिल्डर है। आप देखिए इसमें शिप की जगह हाउस प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है सी, जिसको घर बनवाना है, तो मैं उसको है ना एक बिल्डर से मिलवाता हूँ बी से, और क्या बोलता हूँ कि ये आपका क्या करेगा, घर बना के दे देगा। वैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि वो शिप बना के दे देगा। और देखिए जैसे मैं गारंटी दे रहा हूँ तो मैंने खुद को ए मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है, बी कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए शिप फॉर सी फॉर ए गिवन सम टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट एज द वर्क रीचेज सर्टेन स्टेज। तो देखिए
यहाँ पर एक तरीके से क्या तय हुआ कि एक एक महीने 15-15 दिन जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता रहेगा। मान के चलिए एक एक महीने में पेमेंट होता जाएगा, शिप बनने में 6 महीने का टाइम लगता है, तो एक एक महीने में पेमेंट होता जाएगा। तो यहाँ पे ए बिकम श्योरिटी टू सी फॉर बी इज ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बी की परफॉर्मेंस है उसके लिए ए ने गारंटी दे दी, किसको, सी को दे दी, कि अगर बी जब भी डिफॉल्ट करेगा तो जो भी नुकसान होगा सी को उसका पेमेंट ए कर देगा। कौन कर देगा, ए कर देगा। सी विदाउट द नॉलेज ऑफ ए, सी ने क्या करा, बिना ए की नॉलेज के यानी बिना श्योरिटी की नॉलेज के प्रीपेज टू बी द लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 5वें और 6ठे महीने की इंस्टॉलमेंट है वो चौथे महीने में पे कर दी, किसने, सी ने बी को एडवांस में पे कर दी। उसके बाद देखो 5वें महीने में अगर बी डिफॉल्ट कर देता है तो श्योरिटी लायबल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एक इनकंसिस्टेंट एक्ट किया है किसने, क्रेडिटर ने, बिना ए की परमिशन के। ठीक है, तो ए इज डिस्चार्ज बाय दिस प्री पेमेंट, क्योंकि सी ने एडवांस पेमेंट कर दिया बी, जिसकी वजह से ए डिस्चार्ज हो गया। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिटर ने क्या करा, एक इनकंसिस्टेंट एक्ट किया है। तो देखिए या तो इनकंसिस्टेंट एक्ट किया या ओमिशन या भूल गया, ये वाला पार्ट भी इसमें आ सकता है। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या बोल रहा है, सी लैंड्स मनी टू बी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ए जॉइंट एंड सेवरल प्रोमिसरी नोट मेड इन सीज फेवर बाय बी। देखिए सीधी सी बात है, सी ने क्या करा, बी को एडवांस दिया, तो आपको बताया कि सी यहाँ पे क्रेडिटर होगा। ठीक है, और बी क्या होगा, एक प्रिंसिपल डेटर हो गया, जिसकी गारंटी कौन दे रहा है, बी की गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है, कि अगर बी डिफ़ॉल्ट करता है जो भी ये एडवांस दिए गए हैं तो उससे रिलेटेड मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर एक तरीके से बी ने प्रॉमिस भी किया है, तो बी ने प्रॉमिसरी नोट भी लिख दिया कि हाँ अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा तो ये प्रॉमिसरी नोट लिखे हुए हैं। तो आपको पता है कि आप इस केस में मुझ पर केस भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉमिसरी नोट भी मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 2 महीने बाद इतना अमाउंट आपको दे दूंगा। तो ये बोल रहा है जॉइंट और सेवरल प्रॉमिसरी नोट सी के फेवर में बी ने लिखे, किसने लिखे, बी ने। जिसने लोन ले रखा है उसने प्रॉमिसरी नोट लिखे हैं, आपको पता है वही लिखता है। आपको पता है कि जो एक बायर होता है, जैसे जो गुड्स खरीदता है, तो वो जनरली क्या करता है, बाद में प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं आपको वचन देता हूँ कि इतना अमाउंट मैं आपको दूंगा। तो सी के फेयर में ही तो होंगे, सीधी सी बात है। अब देखिए आपको पता है कि अगर सी को नुकसान होगा तो उसकी गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। और आपको पता है कि ए एक तरीके से श्योरिटी हो गया, गारंटर हो गया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एंड बाई ए एज श्योरिटी फॉर बी टुगेदर विद ए बिल ऑफ सेल ऑफ बीस फर्नीचर। देखिए यार रखना, इसमें क्या हो गया कि एक तो प्रॉमिसरी नोट तो मिल ही रहे हैं, साथ में सी को सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या मिल रहा है कि वो बी का फर्नीचर भी बेच सकता है। क्या बेच सकता है, अगर उसका पैसा रिकवर नहीं हुआ तो वो बी का फर्नीचर भी बेच सकता है। विच गिव पावर टू सी टू सेल द फर्नीचर एंड अप्लाई द प्रोसीड इन डिस्चार्ज ऑफ द नोट। आपको बताया कि मान के चलिए 1 लाख के प्रॉमिसरी नोट थे, क्योंकि सी ने बी को क्या कर रखा था, 1 लाख का एडवांस दे रखा था, और बी ने इस फेवर में 1 लाख के प्रॉमिसरी नोट लिख दिए। साथ में एक तरीके से सी को राइट किया था फर्नीचर को बेचने का भी था उसके, कि वो बी के फर्नीचर को बेच सकता है। लेकिन सब्सिक्वेंटली देखिए क्या बोल रहा है, सी सेल्स द फर्नीचर बट ओइंग टू हिज मिसकंडक्ट एंड विलफुल नेग्लिजेंस ओनली ए स्मॉल प्राइस इज रियलाइज। अब देखिए सी ने जानबूझ के अपनी लापरवाही से उस फर्नीचर को सस्ते में बेच दिया। फर्नीचर बिक सकता था 80,000 में, 90,000 में, लेकिन उसको बेच दिया 5,000, 10,000 में। तो उस केस में ए अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ए क्या बोलेगा, आप तो जानबूझ के सस्ते में बेच रहे हो जिससे मेरी लाइबिलिटी फालतू की अराइज हो जाएगी। आप तो जानबूझ के 5,000 में बेच रहे हो, और बी तो क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा, तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा। तो आप ये जानबूझ कैसा कर रहे हो, आपकी लापरवाही थी। तो यहाँ पे अगर जो क्रेडिटर की लापरवाही है तो उसकी वजह से देखिए आप देख सकते हो कि ए अपनी क्या हो सकता है, लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। एक तरीके से जो रेमेडी अवेलेबल थी श्योरिटी को बी के अगेंस्ट, वो उसको रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लापरवाही किसने करी है, सी। तो सी की लापरवाही की वजह से जो ए को प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट रेमेडी मिलती, रेमेडी का मतलब क्या हो गया, देखिए ए पे करता सी को, उसके बाद आपको पता है कि ए बी से ही तो मांगेगा। आपको पता है कि जो पर्सन गारंटी देता है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के साथ जो गारंटी देता है, और आपको पता है कि अगर क्रेडिटर को अमाउंट नहीं मिल पाता तो ए क्या करेगा, सी को सारा अमाउंट पे करेगा, और ए बाद में बी से रिकवर कर लेता। आपको पता है कि उसका राइट बन जाता है। लेकिन इस केस में उसका बी के अगेंस्ट राइट ही नहीं बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी ने लापरवाही करी है। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक तरीके से जो उसको रेमेडी मिली थी वो उसकी डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है कि वो इम्पेयर हो जाती है, वो वीकेंड हो जाती है। तो उस केस में श्योरिटी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। श्योरिटी बोलेगा मैं पे करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब देखिए अगला क्या रहा आपका, देखिए थोड़े से टिपिकल थे लेकिन बताना जरूरी थे, क्योंकि इसमें ऐसे दे रखे थे आपको समझ में ही नहीं आते। तो इसलिए मैंने क्या करा, पॉइंट तो कवर किए लेकिन अलग से एक स्लाइड्स में उसके एग्जाम्पल भी कवर कर लिए। नोवेशन का मतलब आपको मैंने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो उसमें बताया था कि जो पुरानी पार्टी जैसे ए और बी, उनके बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया, कंसेंट हो गई आपस में। या हम बोल सकते हैं कि ए और बी ने कंसेंट से क्या कर दिया,
एक सी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो पार्टी भी चेंज हो सकती है। तो नोवेशन का मतलब क्या हो गया, पुराना कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड श्योरिटी की जो भी लाइबिलिटी थी, वो भी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए मैंने इसका एग्जांपल कोई कवर नहीं करा, क्योंकि आपने पहले की वीडियोस में भी नोवेशन का पार्ट कवर किया है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाके देख लेना। फिर देखिए लॉस ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन 141, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, इफ द क्रेडिटर लॉसेज और विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी पार्ट्स विद द सिक्योरिटी गिवन टू हिम, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ए गेव ए लोन टू बी ऑन द गारंटी ऑफ सी। तो यहाँ पे देखिए ए कौन है, क्रेडिटर, बी कौन है, प्रिंसिपल डेटर। और आपको पता है कि अगर ए को नुकसान होगा तो उसकी गारंटी कौन दे रहा है, सी दे रहा है। एज वेल एज ऑन द मॉर्गेज ऑफ बी फर्नीचर। साथ में आपको पता है कि देखिए एक तो सी की गारंटी मिली, दूसरा क्या है इसके पास, दूसरा ए के पास क्या है, बी का फर्नीचर को सेल करने का राइट भी है, क्योंकि मॉर्गेज, तो मॉर्गेज ऑफ कि भाई अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बी का फर्नीचर क्या करूंगा, बेच दूंगा। अब देखिए बोल रहा है लॉस ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर ए क्रेडिटर बी को बोलता है कि चलो मैंने आपका मॉर्गेज छोड़ दिया, तो यहाँ पे सी क्या बोलेगा, आपने क्यों छोड़ा, आपकी गलती है, तो उतनी लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। यहाँ पे सी ऐसे बोलेगा। आफ्टरवर्ड ए कैंसिल द मॉर्गेज। तो देखिए ए जो क्रेडिटर है उसने मॉर्गेज ही कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्ट कर रहा है वो प्रिंसिपल डेटर नहीं कर रहा। नॉर्मली जितने भी आपने सेक्शन पढ़े उसमें क्रेडिटर जनरली डिफॉल्ट कर रहा है। बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ए स्यूज सी ऑन दिस गारंटी। बी इंसॉल्वेंट हो गया और ए ने कर दिया केस किस पे, सी पे, गारंटी के लिए। सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी टू द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी टू द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो देखो सी को फर्नीचर से रिलेटेड जो भी अमाउंट है उतने तक का अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है और बाकी अमाउंट वो पे करेगा, क्योंकि इस केस में आपको पता है कि क्रेडिटर जो ए है उसने मॉर्गेज को कैंसिल किया था सी की परमिशन के बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। जब सी की परमिशन के बिना क्या करेगा क्रेडिटर, अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ ही एग्रीमेंट करके मॉर्गेज कैंसिल कर लेगा या जो भी सिक्योरिटी उसको लूज कर लेगा, तो उस केस में जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी उस हद तक कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही है कि जितनी भी फर्नीचर की वैल्यू थी उतने तक की सी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कवर किया। अब देखिए इसके बाद आ रहा है विच विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, जो श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं करेगी। तो देखिए क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज नॉट कंसीडर टू बी डिस्चार्ज। इसका मतलब उसकी लाइबिलिटी तो फिर भी बनी की बनी रहेगी। तो इसके लिए सेक्शन 136 और 137 दे रखा है। पहले में क्या दे रखा है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि क्रेडिटर क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ए ने बी को लोन दिया 3 महीने का, आपको पता है कि उसकी गारंटी, एक मिनट, इसकी गारंटी कौन दे रहा है, सी दे रहा है। ए ने बी को 3 महीने के लिए लोन दिया कि 3 महीने में पेमेंट कर देना, लेकिन बी पे नहीं कर पाया। तो उस केस में जो टाइम दिया जा रहा है, यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, तो आपको पता है कि टाइम एक्सटेंड का पार्ट ए और बी के बीच में रहेगा, यानी क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के अलावा किसी थर्ड पर्सन के साथ, मतलब मान के चलिए डी के साथ, ये बोल रहा है, ए डी को बोल रहा है कि ठीक है मैं बी को क्या करता हूँ 2 महीने की और एक्सटेंड कर देता हूँ टाइम। तो यहाँ पे वो डी के साथ कर रहा है, थर्ड पर्सन के साथ, तो उस केस में श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होता। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बी के बेटे के साथ कर रहा है, बी के साथ नहीं कर रहा, बी के बेटे के साथ बोला ठीक है मैं 2 महीने का टाइम और दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये बोल दिया वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू द प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद अ थर्ड पर्सन एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर। तो वो बी के साथ नहीं कर रहा, प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं कर रहा, उसके बेटे के साथ कर रहा है, सन के साथ कर रहा है। तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। श्योरिटी को यानी लाइबिलिटी तो रहेगी, उसको पे करना पड़ेगा। फिर देखिए सेक्शन 137 बोल रहा है मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू sue द प्रिंसिपल डेटर और टू एनफोर्स द अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द गारंटी टू द कॉन्ट्ररी डिस्चार्ज द श्योरिटी। देखिए अगर प्रोविजन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जनरली क्या होगा, क्रेडिटर माफ़ भी कर सकता है, एक तरीके से प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस नहीं करेगा, या और भी रेमेडी अलग अलग से लिखी हुई है तो बात अलग है। लेकिन जब प्रोविजन में अलग से लिखा हुआ ही नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में अलग से लिखा हुआ ही नहीं है, और क्रेडिटर अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, माफ़ कर रहा है, बोल रहा है कि प्रिंसिपल डेटर को कि चलो मैं आपके अगेंस्ट केस नहीं करता, या मैं कोई और रेमेडी आपके अगेंस्ट लेके आ जाता हूँ, कोई और उपचार लेके आ जाता हूँ, आपको इतना अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में देखिए क्या बोल रहा है कि श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में अलग से कुछ नहीं दे रखा। यहाँ पर क्रेडिटर अपने पार्ट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, माफ़ कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी ओज टू सी ए डेट गारंटीड बाई ए, द डेट बिकम पेबल, सी डज नॉट शू बी फॉर ए ईयर आफ्टर द डेट हैज़ बिकम पेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी ने बी को लोन दिया है, याद रखना सी ने बी को लोन दे रखा है, तो सी है क्रेडिटर,
ठीक है। और बी ने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, बी है प्रिंसिपल डेटर, जिसकी गारंटी कौन देता है, ए देता है। दैट बिकम पेबल, यानी उसकी पेमेंट की डेट आ गई, मान लो 1 साल का लोन दिया, 1 साल बाद पेमेंट की डेट आ गई, तो आपको पता है कि उसके बाद वो पे नहीं कर पाया, तो बी ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे मेरा लोन माफ कर दो। यहाँ पे ये देखिए बोल रहा है सी डज नॉट sue बी फॉर ए ईयर आफ्टर द डेट हैज बिकम पेबल। अब देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते हैं, सी ने खुद ने ही माफ कर दिया। इस केस में ये बोल रहा है क्रेडिटर ने खुद ने ही फॉरबियरेंस कर दिया, मतलब सी ने खुद ने ही माफ कर दिया और 1 साल तक उस पर केस नहीं करा। ऐसे हो गया कि चलो 1 साल आपको और दे दिया जाता है, तो ए इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज श्योरिटीशिप, ए अपनी श्योरिटीशिप से डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन याद रखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल दिया कि ए 1 साल की ही गारंटी देता है, तो उसके बाद तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी की गलती है। मान के चलिए कि अगर 1 साल के बाद अगर बी लोन में पे नहीं कर पाता, तो ए की लायबिलिटी बन जाती, क्योंकि उसके बाद की ए 1 साल की गारंटी दे रहा है। क्या दे रहा है कि अगर वो लोन पे नहीं कर पाएगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे सी जानबूझ के 1 साल और रोक लेता है, तो उस केस में ए की लायबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ए की सिर्फ गारंटी थी 1 साल तक की, उसके बाद तो वो पे करने के लिए तैयार होगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर अलग से नहीं दे रखा हो, तो उस केस में आपको पता है कि सी की तो लायबिलिटी तब, सॉरी, ए की तो लायबिलिटी तब भी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अलग से नहीं दिया होना चाहिए। अलग से दिया है तो बात अलग है। फिर देखिए राइट ऑफ श्योरिटी की बात कर रहा है, तो राइट ऑफ श्योरिटी में क्या दे रखा है, राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। तो आपको पता है कि देखिए जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ए ने बी को गुड्स बेचा या ए ने बी को लोन दिया, तो आप जब भी ये राइट पढ़े तो आपके माइंड में एक एग्जांपल होना चाहिए कि देखिए ए ने बी को क्या करा, गुड्स डिलीवर किए हैं या बेचा है, जिसमें ए क्या है, क्रेडिटर है, और बी क्या है, प्रिंसिपल डेटर है, और जो सी है वो क्या गारंटी देने वाला है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है तो सी ए को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा गारंटीड अमाउंट जो भी है। अब देखिए राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, किसका राइट है, श्योरिटी का, तो यहाँ पे सी क्या है, श्योरिटी, तो उसका इस बी के अगेंस्ट क्या राइट है। तो पहला देखिए क्या बोल रहा है, राइट ऑफ इंडेमनिटी, देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिटी द श्योरिटी। आपको पता है कि अगर मान के चलिए कि ए ने बी को 50,000 का गुड्स डिलीवर किया है, और आपको पता है कि सी ने पूरी की पूरी गारंटी दी है, अगर बी पेमेंट नहीं कर पाता तो सी क्या करेगा, ए को 50,000 पे करेगा, सी की जेब से गए। अब सी किससे मांगेगा, बी से मांगेगा बाद में, तो अपने आप एक इम्प्लाइड प्रॉमिस बन जाता है। कह रहा है देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिटी द श्योरिटी, वो श्योरिटी को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि बी सी को 50,000 देगा, अगर नहीं देता तो सी क्या कर सकता है, कोर्ट में स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। श्योरिटी इज एंटाइटल टू क्लेम फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर ऑल द सम विच ही हैज़ राइटफुली पेड। इसका मतलब सी ने जो भी तय किया था उसके अकॉर्डिंग अगर ढंग से पे किया है, राइटफुली जो भी अमाउंट पे किया है, तो वो बी से रिकवर करके ही रहेगा। श्योरिटी कैन नॉट रिकवर सच सम्स विच ही हैड पेड रॉन्गफुली, जो कि उसने गलत तरीके से पे किया है तो वो सी रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि बी बाद में जैसे केस होगा उसके बाद क्या बोलेगा कि यहाँ पे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तय किया गया था वही अमाउंट मैं दूंगा, उसके अलावा मैं फालतू का अमाउंट क्यों दूंगा, वो देगा ही नहीं प्रिंसिपल डेटर। वैसे देखिए राइट ऑफ सबरोगेशन, सबरोगेशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए पहले जो राइट किसके पास था, क्रेडिटर के पास था, लेकिन क्रेडिटर ने सी से 50,000 रुपये ले लिए, क्योंकि आपको पता है कि बी ने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, बी ने डिफ़ॉल्ट किया तो उसने सीधा, आपको पता है कि जैसे बी डिफ़ॉल्ट करता है तो ज़रूरी नहीं कि ए केस करे, ए सीधा सी से मांग सकता है, ये भी आपको पता है। तो ए ने सीधा सी से मांग लिए 50,000 रुपये। अब देखिए सी के पास राइट आ गया जो पहले ए के पास राइट था, यानी ए केस कर सकता था बी के अगेंस्ट, लेकिन अब सी केस करेगा, क्योंकि ए को तो अपना पैसा मिल चुका है, ठीक है, याद रखना, ए को तो अपना पैसा मिल चुका है, तो अब सी बी पे केस कर सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो ए के फुट स्टेप थे, ए के जो ए जिस पद चिन्हों पे चलता, जिस कदम पे चलता, उसकी जगह अब सी चल रहा है, तो सी एक तरीके से अब क्रेडिटर हो गया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ऑन पेमेंट ऑफ गारंटीड डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द गारंटीड ड्यूटी द श्योरिटी एक्वायर्स ऑल द राइट विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। जो पहले ए के पास बी के अगेंस्ट राइट थे, जो क्रेडिटर के पास प्रिंसिपल डेटर्स के अगेंस्ट राइट थे कि उसको मैं केस कर सकता हूँ, अब वही राइट किसके पास आ गए, सी के पास आ गए बी के अगेंस्ट, क्योंकि सी ने गारंटीड अमाउंट पे कर दिया किसको, उस क्रेडिटर को। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर की जगह अब कौन हो गया, श्योरिटी हो गया। द श्योरिटी एक्वायर ऑल द राइट विच द क्रेडिटर हैड, जो क्रेडिटर के पास थे, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, दैट द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शू ऑफ क्रेडिटर। तो देखिए क्या बोल रहा है कि वो क्रेडिटर के शू पे अपना कदम रख लेता है, आगे बढ़ जाता है, एक तरीके से वो क्रेडिटर की जगह श्योरिटी आ जाता है, यहाँ पे ये बोल दिया। फिर देखिए आप कर रहा है राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब देखिए यहाँ पे किसके राइट की बात कर रहा है, श्योरिटी के राइट की बात कर रहा है, जो कि क्रेडिटर्स के अगेंस्ट है। तो देखिए यहाँ पे पहला है राइट टू सिक्योरिटीज, इसमें क्या दे रखा है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द श्योरिटी कैन क्लेम ऑल द सिक्योरिटीज विच द क्रेडिटर हैड एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ गारंटी। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपको पता है कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो वही आप एग्जांपल बना के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए ए ने बी को गुड्स बेचा या एडवांस दिया,
लोन दिया, तो आपको पता है कि उस केस में सी ने गारंटी दी, तो एक तो ये गारंटी है साथ में, और साथ में आप बोल सकते हैं कि ए को एक और गारंटी मिल गई कि यार जो बी का फर्नीचर हो गया, बी की कोई भी ज्वेलरी हो गई, बी की कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, उसका मॉर्गेज का राइट भी किसके पास आ गया, ए के पास आ गया, कि अगर बी पेमेंट नहीं कर पाएगा, डिफॉल्ट करता है, तो ए क्या करेगा, उसके फर्नीचर को, प्रॉपर्टी को बेच के नीलाम करके क्या होगा, जो भी पैसा होगा वो रिकवर कर लेगा। यहाँ पे ये पार्ट आ गया। तो श्योरिटी कैन क्लेम ऑल द सिक्योरिटीज विच द क्रिएटर हैड द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ गारंटी। अब आपको पता है कि सी ने सारा का सारा ए को पे कर दिया। मान के चलिए कि 2 लाख का गुड्स ए ने बी को बेचा था और बी पे नहीं कर पाया, डिफॉल्ट कर दिया, तो सी ने ए को, क्योंकि सी ने गारंटी दी थी, सी श्योरिटी था आपको पता है, तो सी ने 2 लाख रुपए का पूरा पेमेंट ए को कर दिया। अब देखिए आपको पता है कि ऊपर आपने पढ़ा कि जो पहले क्रेडिटर के पास राइट होता था सबरोगेशन में, वो किसके पास राइट आ गया, सी के पास राइट आ गया। अब सी जनरली केस कर सकता है, तो आपको पता है कि अब सी के पास क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है, कि जो ए के पास सिक्योरिटी थी जो कि बी ने गिरवी रख रखी थी, मान लो कि बी ने अपना फर्नीचर ए के पास गिरवी रख रखा था, तो वो सिक्योरिटी श्योरिटी के पास आ जाएगी, गारंटर के पास आ जाएगी, क्योंकि सी ने तो ए को पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया, तो अब सी रिकवर करेगा ना बी से। तो इस केस में देखिए जो ए के पास सिक्योरिटी थी, फर्नीचर, प्रॉपर्टी, जो भी मॉर्गेज उसने कर रखी थी, जो भी कागज थे, वो सी के पास आ जाएंगे। इट इज़ इमेटेरियल एज टू वेदर श्योरिटी हैड नॉलेज ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट, चाहे श्योरिटी को इसकी नॉलेज थी या नहीं थी, कि यार कोई गिरवी रख रखी थी या नहीं रख रही थी, चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता हो। इफ़ द सिक्योरिटीज आर रिटर्न बाय द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल लेटर, लेकिन देखिए अगर ए यानी क्रेडिटर ने बी को उस फर्नीचर की मॉर्गेज लौटा दी थी, यानी कागज वही कैंसिल कर दिए, जो भी मॉर्गेज का पार्ट है वो हटा दिया था, यानी सिक्योरिटी जो गिरवी रख रखी थी वो हटा दी थी, तो उस केस में क्या बोल रहा है, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सो रिटर्न। तो हमने ये एग्जांपल में अभी कवर किया था, सेम यही बोल रहा है। कहाँ गया ये वाला, नहीं, ये लॉस ऑफ सिक्योरिटी वाले एग्जांपल में कवर किया था 141 वाले पार्ट में। तो सेम यही बोल रहा है कि उतने हद तक जो श्योरिटी उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी जितने हद तक क्रेडिटर ने लौटा दी सिक्योरिटी। क्रेडिटर ने अगर प्रिंसिपल डेटर को सिक्योरिटी लौटा दी, उतने हद तक श्योरिटी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। देखिए एग्जांपल में क्या बोल रहा है, सी एडवांस टू बी हिज टेनेंट, सी ने अपने किराएदार बी को 2000 रुपये का लोन दिया, एडवांस दिया, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सी ने बी को दिया है, तो सी हो गया क्रेडिटर, बी हो गया प्रिंसिपल डेटर, और यहाँ पे देखिए गारंटी किसने दे दी, ए ने दे दी, तो ए हो गया श्योरिटी। ये लिख लेते हैं देखिए, जिससे आपको एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान रहता है और आप कंफ्यूज नहीं होते कभी भी। तो हमेशा ये लिख लीजिए, लिख लिया कीजिए और कॉपी वॉपी में साथ साथ करते रहा कीजिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सी हैज ऑल्सो ए फर्दर सिक्योरिटी फॉर ₹2000 बाय अ मॉर्गेज ऑफ बीस फर्नीचर। देखिए अब देखिए ए की गारंटी तो है साथ में, और साथ में सी के पास क्या है, वो बी के फर्नीचर को भी बेच सकता है। अब मान के चलिए कि सी ने उससे पहले ही कैंसिल कर लिया मॉर्गेज को, तो देखिए क्या बोल रहा है, सी ने मॉर्गेज को कैंसिल कर दिया, तो क्रेडिटर ने ऐसा एक्ट किया, आपको पता है, जिससे सिक्योरिटी लूज हो गई। अब देखिए बी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड सी स्यूज ए ऑन हिज गारंटी। बी इंसॉल्वेंट हो गया और सी ने क्या करा, ए पे केस कर दिया। बी तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब ये तो देगा नहीं, तो सी ने किस पे केस कर दिया, ए पे, कि भाई मुझे अमाउंट दीजिए। तो ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर, तो जो फर्नीचर की वैल्यू है उतने तक का ए को पे करने की जरूरत नहीं होगी, श्योरिटी को पे करने की जरूरत नहीं होगी, श्योरिटी अपने क्लेम से मुक्त हो गया। ठीक है। राइट टू सेट ऑफ एनी अमाउंट रिकवरेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर में बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, एनी अमाउंट रिकवरेबल बाय द श्योरिटी में बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। देखिए ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, काउंटर क्लेम भी होता है। जैसे देखिए अगर क्रेडिटर ने सी ने बी के और केस किया, अब ये भूल जाइए एक तरीके से, मान के चलिए कि अगर सी ने बी के ऊपर केस किया तो बी भी सी के ऊपर काउंटर क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है। तो मान के चलिए कि अगर ए की 50,000 की लायबिलिटी बन रही थी, ए की जो गारंटी दी है, लेकिन बी ने काउंटर क्लेम करके 20,000 कोर्ट के थ्रू रिकवर कर लिए, तो आपको बताया कि उस 50 में से 20 खत्म हो जाएंगे और जो ए की लायबिलिटी वो 30 ही रहेगी। तो ये बोल रहा है एनी अमाउंट रिकवरेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर में बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। तो जो श्योरिटी है वो डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम कर सकता है क्रेडिटर को। क्या बोलेगा कि भाई आपने मुझसे 50,000 तो मांग लिए, लेकिन काउंटर क्लेम में जो प्रिंसिपल डेटर ने कोर्ट में केस किया था आपने, तो काउंटर क्लेम में प्रिंसिपल डेटर को तो 20,000 मिल गए, तो मेरी लायबिलिटी तो ओनली 30,000 की ही बनेगी। फिर देखिए क्या बोल रहा है, एनी अमाउंट रिकवरेबल बाय द श्योरिटी में बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। वैसे ही श्योरिटी को जो रिकवर करना है कि उसने क्रेडिटर को अगर पे किया है, या हम बोल सकते हैं कि देखिए यही अमाउंट बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल डेटर ने अगर क्लेम किया है तो वो 20,000 का पार्ट वो रिकवर करेगा ही करेगा। कौन, श्योरिटी रिकवर करेगा ही करेगा क्रेडिटर से। राइट टू शेयर रिडक्शन, देखिए बोल रहा है अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो श्योरिटी में क्लेम प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन हिज लायबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस केस में जो भी लायबिलिटी हो उतने पार्ट को वो रिड्यूस करने के लिए बोल सकता है। कौन, ए।
फिर देखिए बोल रहा है राइट अगेंस्ट को श्योरिटी, तो आपको पता है कि गारंटी अगर एक से ज़्यादा पर्सन दे रहे हैं यानी 2 या उससे ज़्यादा पर्सन दे रहे हैं तो को श्योरिटी का पार्ट आ जाता है। कह रहा है व्हेन द सेम डेट और ड्यूटी इज गारंटेड बाय 2 और मोर पर्सन सच पर्सन आर कॉल्ड को श्योरिटी। अब राइट टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्शन 146 एंड 147 जनरल रूल, ऑल द कोश्योरिटीज शैल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। देखिए सारे के सारे कोश्योरिटी क्या करेंगे, इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द कोश्योरिटी में फिक्स लिमिट ऑन देयर रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी, इवन इन सच केस द कोश्योरिटी शैल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाय द कोश्योरिटी। अब देखिए इसमें ऐसे बोल रखा है कि देखिए ए बी सी 3 गारंटर है मान के चलिए, एक ने 20,000 की गारंटी दी अप टू, एक ने 30 की दी अप टू, और एक ने दे दी 40 की अप टू। ठीक है, अब मान के चलिए कि अगर 30,000 की लाइबिलिटी बन जाती है कि कोई, जैसे आप मान के चलिए ना एक्स और वाई पार्टी थी जिनकी गारंटी ए बी सी ने दे दी, ये तीनों क्या हो गए, गारंटर हो गए, ये तीनों श्योरिटी हो गए, और एक्स ने वाई को लोन दे रखा था, वाई ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, 30,000 का लोन पे नहीं कर पाया, तो ए बी सी बॉन्ड करेंगे, ए बी सी क्या करेंगे, एक्स को देंगे, तो इक्वली देंगे 10,000 10,000 10,000। देखिए अमाउंट यहाँ तक है कि अप टू मैक्सिमम लिमिट क्या है 20,000 30, ये है मैक्सिमम लिमिट, याद रखना। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी की बनी 30, जिसका 10 10 10 जो कि 20 30 40 के अंदर आ रहा है, तो 10 की इक्वली रहेगी। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कोश्योरिटी में फिक्स लिमिट ऑन देयर रेस्पेक्टिव लाइबिलिटी, ये फिक्स कर दी। इवन इन सच केस द कोश्योरिटी शैल कंट्रीब्यूट इक्वली 10 10 10 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, सब्जेक्ट टू ये मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाय द कोश्योरिटी। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रोवाइड दैट द कोश्योरिटी शैल कंट्रीब्यूट इन सम अदर प्रोपोर्शन। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर चेंज हो गया, प्रोविजंस में ही चेंज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है, अलग अलग प्रोपोर्शन में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब भी एग्जांपल पे आपको इस तरीके का केस आया या क्वेश्चंस जब भी ऐसा है, तो याद रखना मैक्सिमम लिमिट दे रखी होगी आपको कि इनकी इतनी इतनी मैक्सिमम लिमिट की लायबिलिटी है, लेकिन उस केस में अगर रियल लायबिलिटी बनी तो वो इक्वली ही कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे मैंने क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन भी कवर कर रखे हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है, राइट टू शेयर द सिक्योरिटी इफ को श्योरिटी ऑब्टेन एनी सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर द अदर को श्योरिटी और को श्योरिटीज हैज और हैव ए राइट टू शेयर सच सिक्योरिटी। वही सीधी सी बात है कि जैसे फर्नीचर हो, फर्नीचर को बेचने का राइट आ गया, तो आपको पता है कि जो फर्नीचर का राइट है वो किसके पास आ जाएगा, श्योरिटी के पास, क्योंकि श्योरिटी ने जो 30,000 की लायबिलिटी वो पूरी की पूरी पे कर दी है। तो उस केस में जो फर्नीचर का है हिस्सा वो किसको मिलेगा, ए बी सी तीनों को मिलेगा। किस प्रपोर्शन में, जनरली वो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इक्वल प्रपोर्शन में, या कोई और प्रपोर्शन है तो कोई और प्रपोर्शन में आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है इनवैलिड गारंटी, द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज इनवैलिड गारंटी, कि हमने गारंटी दी है लेकिन क्रेडिटर ने हमसे जानबूझ के क्या है, मेटल फैक्ट छुपाए हैं, कंसीलमेंट किया है या मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्रेडिटर को लग रहा है कि सब कुछ सही है लेकिन रियल में जो उसने बात बताई है वो सही नहीं है, वो ये बिलीव कर रहा है कि चीज़ें सही है लेकिन रियल में वो सही नहीं है, उसकी वजह से हमने गारंटी दे दी, तो वो गारंटी इनवैलिड कहलाती है, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसमें हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन 142 प्रोवाइड्स दैट एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड असेंट कंसर्निंग ए मेटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड, जिसकी वजह से जो मेटल पार्ट है वो अफेक्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, तो उस केस में वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर ने मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है। क्रेडिटर को लग रहा है कि ट्रू है, वो बिलीव कर रहा है लेकिन वो रियल में ट्रू नहीं है। वैसे देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन 143 प्रोवाइड्स दैट एनी गारंटी विद इन द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मेटल सर्कमस्टेंसेज इज इनवैलिड। कोई मेटल सर्कमस्टेंसेज है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो लार्ज ऑब्जेक्ट को कवर कर रही है, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट का महत्वपूर्ण पार्ट है, जो जनरली क्या कर रखा है क्रेडिटर ने, हम बोल सकते हैं कि छुपाया कहने का मतलब वो साइलेंट रह रहा है जब भी कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो श्योरिटी गारंटी दे रहा है वो उसके लिए इनवैलिड रहेगी, क्योंकि श्योरिटी को उस मेटल सर्कमस्टेंसेस के बारे में पता नहीं है। इसका एग्जांपल अगर आप बोलेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो मैंने एक एग्जांपल कवर देख लिए हैं, यहाँ पे मुझे कहीं से मिल गए, क्योंकि मैं हर पॉइंट में आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ जिससे थोड़ा सा आपका क्या हो जाए, सेक्शन क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एंगेजेस बी एज ए क्लर्क टू कलेक्ट मनी फॉर हिम। देखिए सीधी सी बात है कि ए ने एक बी को अपॉइंट किया, एक एम्प्लॉयड पर्सन था, देखिए ए ओनर था और बी क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट, तो बी जब भी क्या मनी कलेक्ट करता है तो वो जनरली क्या है, रिसिप्ट को ढंग से अकाउंट नहीं कर पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, एंड ए इन कंसिक्वेंसेस कॉल अपॉन हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज ड्यूली अकाउंटिंग। तो देखिए उस केस में बी फेल हो रहा था बार बार, तो ए ने बी को क्या बोला, मैं तेरे को जॉब से निकाल दूंगा, लेकिन अगर मैं जॉब से कब नहीं निकालूंगा, अगर तू कोई सिक्योरिटी लेके आ जाता है,
कि भाई अगर तू जो भी गलती कर रहा है उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा उसको कोई और बॉन्ड करने के लिए तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बी ड्यूली अकाउंटिंग। सी ने बी की गारंटी दे दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी पर्सन है। ठीक है, ए कौन हो गया, एक क्रेडिटर हो गया, बी कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर। इसकी जो गारंटी है प्रिंसिपल डेटर की वो कौन दे रहा है, सी दे रहा है। सी गिव्स हिज गारंटी फॉर बीज ड्यूली अकाउंटिंग। अब देखिए ए डज नॉट एक्वेंट सी विथ बीज प्रीवियस कंडक्ट। अब यहाँ पे देखिए जिसने गारंटी दी है ना सी ने, तो वो तो जनरली देखिए बी का मान लो दोस्त वोस्त था, लेकिन ए को ये बता देना चाहिए था कि भाई इसने पहले गलतियाँ कर रखी है, जो भी अकाउंटिंग करने में उसने गलतियां कर रखी है, यहाँ पे कई रिसिप्ट वो ढंग से चढ़ा नहीं पाया था। तो जनरली वो सी को पता होना चाहिए था, जो कि ए बताता। कौन बताता, क्रेडिटर बताता, क्रेडिटर ने बताया नहीं। बी आफ्टरवर्ड्स मेक द डिफॉल्ट, बी ने उसके बाद गलतियां कर ली गारंटी देने के बाद। तो यहाँ पे सी लायबल नहीं रहेगा, गारंटी इनवैलिड होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैटेरियल फैक्ट को छुपाया गया, यहाँ पे कंसील किया गया है। तो यहाँ पे यही एग्जांपल है। वैसे आप देखिए एक बार ये पढ़ के देख लेना, यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कि आपस में पार्टी तय क्या कर देती है कि हम हायर प्राइस पे खरीद लेंगे माल को। हायर प्राइस पे खरीदेंगे तो उस केस में क्या है, जो श्योरिटी उसकी लायबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी फालतू के लिए, जबकि श्योरिटी की कंसेंट तो ली नहीं गई। तो वहाँ पर भी मेटल फैक्ट को छुपाया गया है। तो एक बार पढ़ के देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यानी वीडियो पॉज करके पढ़ के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो ए पर्सन है, यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें ए श्योरिटी है, तो वो लायबल नहीं रहेगा। तो देखिए यही जनरली दे रखा था। अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ और हम कवर कर लेते हैं अब ये वाला पार्ट। तो देखिए क्या बोल रहा है, फेलर ऑफ को श्योरिटी टू जॉइन ए श्योरिटी। यहाँ पे जनरली क्या हो गया, आपको पता है कि को श्योरिटी ज्वाइन होगा, जो भी डैमेज होगा, जो भी नुकसान होगा, उसकी गारंटी क्या कर रहे हैं, को श्योरिटी दे रहे हैं, जैसे ए और बी दे रहे हैं, ये हो गया। लेकिन जो बी है वो ज्वाइन नहीं कर सका, तो इस केस में क्या हो गया, जो गारंटी है वो एक तरीके से इनवैलिड हो जाती है। यही बोल रहा है सेक्शन 144 प्रोवाइड दैट वेयर ए पर्सन गिव्स ए गारंटी अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज जॉइन इन इट एज को श्योरिटी। मतलब जो क्रेडिटर है वो कोई एक्शन नहीं लेगा प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट जब तक कि को श्योरिटी ज्वाइन नहीं हो जाता, ए के साथ बी ज्वाइन नहीं हो जाता। लेकिन देखो क्या बोल रहा है, गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। तो अगर वो बी ज्वाइन नहीं होता तो गारंटी इनवैलिड कहलाएगी। ठीक है, गारंटी क्या कहलाएगी, इनवैलिड कहलाएगी। अब लास्ट आपको दे रखा है डिस्टिंक्शन बिटवीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आपने ऊपर के जो भी पॉइंट पढ़े, यानी पिछली 2 वीडियो के या 3 वीडियो के, जो भी अभी तीसरी चल रही है, पॉइंट पढ़े, तो आप उसके अकॉर्डिंग आराम से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो। देखिए इंडेमनिटी जब भी बोलते हैं तो आपको पता है कि उसमें 2 पार्टी होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या हो गई, 3 पार्टियाँ हो जाती हैं। यानी आपके अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैंने आपको बताया कि ए और बी के बीच में भी हो गया। इसी तरीके से जो बी की गारंटी है वो सी ने दी, तो आपको पता है कि ए और सी के बीच में भी हो गया। ये जनरली मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पार्टी इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इस डिफॉल्ट। ये बताया, तो ये आपको मैंने मीनिंग में बताया, तो इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने शुरू में ही कवर कर लिए थे। नंबर ऑफ पार्टी, 2 पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है, जिसको इंडेमनीफाइड बोला जाता है। ये कुछ नहीं है पॉइंट, इसको छोड़ देना। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 पार्टी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी। नेचर ऑफ लायबिलिटी, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट। तो आपको पता है कि इसकी जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी क्या थी, प्राइमरी थी और इंडिपेंडेंट थी। जबकि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी सेकेंडरी एंड डिपेंडेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्योंकि उस केस में आपको पता है कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, तो क्रेडिटर क्या करेगा, सबसे पहले चाहे तो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करने के लिए उस पर केस कर सकता है, उसके बाद श्योरिटी की लायबिलिटी आती है, उसके बाद श्योरिटी की लायबिलिटी आ सकती है। क्रेडिटर चाहे तो डायरेक्ट इससे रिकवर कर सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिटर पहले प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करने की कोशिश करता है कि भाई मैंने आपको लोन दिया, मैंने आपको माल बेचा है, पैसा दो, नहीं तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। उसके बाद चलो अगर ना प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाता और क्रेडिटर को लगता है कि यार ये नहीं दे रहा, तो फिर वो किसके पास जाता है, गारंटर के पास जाता है। तो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी सेकेंडरी एंड डिपेंडेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशंस दे रखी है उस पर, जबकि यहाँ पे जो इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड ही है, इंडेमनिटी होल्डर ही है, तो इंडेमनिटी होल्डर किससे मांगेगा, सीधा इंडेमनीफायर से ही मांगेगा, जैसे आपने नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। फिर देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दैट इज बिटवीन इंडेमनीफायर एंड द इंडेमनीफाइड। वही प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करा लिया, तो आपको पता है कि अगर उस पर आग लग गई, नुकसान हो गया, तो उसको कौन इंडेमनीफाई करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। तो उस केस में वो इंडेमनीफायर हो गई और जिसने इंश्योरेंस करवा रखा था पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी का, वो हो गया इंडेमनिटी होल्डर। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट
दैट इज बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, एंड बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। तो ये मैंने आपको प्रॉपर ढंग से पहली वीडियो में बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए इतना टाइम यहाँ पर लगाने की आपको जरूरत होगी नहीं अगर आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। अब देखिए लायबिलिटी में, द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए कंटिजेंसी, यही बात कर रहा है। लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर अराइजेज ओनली द हैपनिंग ऑफ ए कंटिजेंसी, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, कार डैमेज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि आपने कार का इंश्योरेंस कराया था, तभी जाके जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कार का क्लेम एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आपने क्लेम किया, ठीक है, कि मेरी कार डिस्ट्रॉय हो गई, मेरी प्रॉपर्टी उसको नुकसान हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर वो इवेंट पे डिपेंड कर रही है, उसके हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रही है। जबकि यहाँ पे क्या हो गया, देयर इज यूजुअली एन एग्जिस्टिंग डेट और ड्यूटी द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटीड बाय द श्योरिटी। तो आपको पता है कि एग्जिस्टिंग डेट का मतलब क्या हो गया, ए ने बी को लोन दिया, तो यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग डेट है या ड्यूटी है, द परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटीड बाय द श्योरिटी। यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि बी पे करने के लिए तैयार है, अगर बी नहीं करेगा तो उसकी गारंटी सी ने दे रखी है। किसने दे रखी है, सी, तो श्योरिटी गारंटी दे रहा है। फिर देखिए क्या बोला, रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द इंडेमनीफायर टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि इंडेमनीफायर जो इंडेमनिटी होल्डर है उसकी रिक्वेस्ट पर ही एक्ट करे, वो खुद भी क्या कर सकता है, इंडेमनीफाई कर सकता है। यहाँ पे क्या बोल रखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, इट इज़ नेसेसरी दैट द श्योरिटी शुड गिव द गारंटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर, प्रिंसिपल डेटर। आपको पता है कि ये बार बार एग्जांपल बोलता हूँ क्योंकि आपको पता है कि सिंपल एग्जांपल ही हमें सोचना है कि ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया, ए ने बी को गुड्स डिलीवर किया, बी को क्या करना है, पेमेंट करना है। लेकिन आपको पता है कि ए बी को डिलीवर नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी मार्केट में रेपुटेशन नहीं है और वो डिफ़ॉल्ट करता रहता है। लेकिन इसकी गारंटी किसने दे दी, सी ने दे दी। तो यहाँ पे बी रिक्वेस्ट कर रहा है सी को कि भाई आप मार्केट में रेप्यूटेड पर्सन हो, तो एक बार क्या करो, गारंटी दे दो इसको, ए को, कि भाई अगर डिफ़ॉल्ट अगर मैं करता हूँ, बी क्या बोल रहा है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो आप क्या कर देना, पे कर देना, बाद में मैं आपको दे दूंगा। ये हो गया एक तरीके से गारंटी का पार्ट। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर देखिए बोल रहा है राइट टू सू, इसमें क्या बोल रहा है, एक बार हटा दूँ, इसमें बोल रहा है द इंडेमनीफायर कैन नॉट सू थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट इन हिज फेवर। तो आपको पता है कि देखिए इंश्योरेंस कंपनी किसको कर सकती है, नहीं कर सकती। इंडेमनीफायर कैन नॉट सू थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट इन हिज फेवर, जब तक कि एक एग्रीमेंट में नहीं लिखा हो कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से जो नुकसान हुआ है, आपको पता है कि एक इंडेमनीफायर है, तो इंडेमनीफायर को जो नुकसान हुआ है डैमेज की वजह से, तो किसी ने कार एक्सीडेंट कर दिया, तो ये नहीं कि जो इंडेमनीफायर नहीं सॉरी इंडेमनिटी होल्डर को जो नुकसान हुआ है क्योंकि उसकी कार को किसी और ने डैमेज कर दिया था, तो ये नहीं कि जो इंडेमनीफायर है यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कार को डैमेज किया था उस पर केस कर सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो अलग बात है। ए श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर इज एंटाइटल टू सू अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन नेम। तो आपको पता है कि उसने क्रेडिटर को सारा अमाउंट पे कर दिया श्योरिटी ने। अब आपको पता है कि श्योरिटी क्रेडिटर के पद चिन्हों पर चलने लग जाएगा, इसका मतलब क्रेडिटर की जगह श्योरिटी ले लेगा और वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट अमाउंट रिकवर कर सकता है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि मैंने आपकी जगह गारंटीड अमाउंट दे दिया है, अब मैं रिकवर करूंगा आपसे और मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू सेव द प्रोमिसी फ्रॉम लॉस। तो आपको ये बोल रहा है कि एक प्रोमिसर होता है यानी एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर होता है जिसको प्रोमिसी बोला जाता है। तो आपको बताया कि जो प्रोमिसी वो क्लेम कर रहा है कि मेरा इतना लॉस हुआ है मुझे दीजिए, इंडेमनीफायर क्या करता है उसको दे देता है प्रॉपर वैल्यू करने के बाद, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा क्लेम दे। फिर देखिए क्या बोल रहा था, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू प्रोवाइड एन अश्योरेंस एज टू परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, कि ए ने बी को गुड्स डिलीवर किए हैं, बी पेमेंट कर देगा, तो एक प्रॉमिस है परफॉर्मेंस का कि बी परफॉर्म कर देगा। आपको पता है कि ए ने बी को बोला कि मैं आपका घर बना के दे दूंगा 6 महीने के अंदर, तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, ए परफॉर्मेंस का प्रॉमिस कर रहा है। तो उस केस में आपको पता है कि उसकी गारंटी सी दे रहा है बी को कि अगर ये पूरा नहीं कर पाया तो आपको जो भी लॉस होगा मैं बियर करने के लिए तैयार होऊंगा। तो ये पार्ट आ गया। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टी मस्ट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट नेसेसरी बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो श्योरिटी है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो मेजर पर्सन होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। कौन, श्योरिटी। लेकिन जरूरी नहीं कि जो प्रिंसिपल डेटर है जिसने लोन लिया है, जिसको माल बेचा है, जरूरी नहीं कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो माइनर भी हो सकता है। तो इस केस में प्रिंसिपल डेटर जरूरी नहीं है, लेकिन श्योरिटी जरूर होना चाहिए, याद रखना, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंसीडरेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंसीडरेशन इज ए मस्ट।
जबकि यहाँ पे देखिए बोला कंसिडरेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रिएटर इज डीम टू बी सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रिएटर एंड श्योरिटी। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रिंसिपल डेटर और क्रिएटर के बीच में जो कंसिडरेशन दिया गया है वो ही क्रिएटर और श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाता है। ठीक है, तो अब अगले पार्ट में हम कवर करेंगे बेलमेंट और प्लेज का पार्ट। किसका? बेलमेंट और प्लेज का। मेरे हिसाब से उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट बचेगा, जिससे हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको भी हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का पार्ट भी 2 वीडियो में खत्म कर लेंगे। तो अराउंड इसकी 4 वीडियो और कवर होगी, जिससे आपका पूरा का पूरा पार्ट एंड हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।